दीदी मेरी लड़की गलत संगत में पड़ चुकी है, वो 14 साल की है, वो मेरे फ़ोन से लड़कों से चैटिंग करती है, नंबर हाइड कर रखे हैं, एक लड़के से वो हबी कहकर बात कर रही है, चैटिंग में उसने लिमिट का ध्यान भी नहीं रखा। मुझे दुख इस बात का है, मैंने उसे जी जान से अच्छी परवरिश देने की कोशिश की है, सारी बातें बार बार समझाती रही, फिर भी मैं बेटी को सही रास्ते पर कैसे लाऊं दी, प्लीज़ गाइड करें, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसी पता है हम औरतों की लाइफ में, औरतों की क्या इस मामले में तो आदमियों की भी कहना चाहिए, इंसान की लाइफ में कोई भी फेज़ हो, चैलेंजेस का रूप बदलता रहता है, लेकिन चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये भी एक फ़ेज़ है जब आपने अपनी जी जान से परवरिश की होती है और आपके बच्चे आपके रिज़ल्ट जो देते हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। तो होती हैं ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर सास ससुर नंद देवरानी जेठानी पति माँ बाप भाई बहन जिनसे यूजुअल संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनसे अलग कई बार बच्चों के आती हैं कि स्टडी या कहना नहीं सुनता, बस यहाँ तक। अब कई बार ऐसा होता है ना, जो ये आई है कि भाई आप बिल्कुल कहना चाहिए आपकी जो पूरी जीवन भर की मेहनत थी, आप कुछ और सोच रहे थे और हो गया कुछ और, देन क्या करें। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमेशा आती रहती हैं और एक दूसरे की सलाह के ज़रिए, एक दूसरे के जीवन में जो हुआ है उसको उदाहरण के तौर पे देखते हुए शायद हम इस चीज़ से निकल पाएँ। तो यही कोशिश है इस चैनल के ज़रिए कि सब अपनी बात दिल खोल के रख सकें, क्योंकि कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है। और फिर मैं बात करूं या उससे पहले आप लोग कमेंट्स में बात करें, जैसे इनको भी 3 रिप्लाई आ चुके हैं ऑलरेडी, मे बी उनको एक आइडिया मिल भी गया हो। तो कुल मिला के जो भी पशोपेश चल रही है मन में, जो भी उथल पुथल है किसी चीज़ को लेके, उससे सॉर्ट हो जाएं और अपना मेंटल पीस मेंटेन करते हुए अपने बेस्ट वर्जन बनने की ओर हम बढ़ते रहें। तो यही कोशिश है इस चैनल के ज़रिए। तो चलो, ऐसे ही 138 कमेंट आए हैं इस वाले वीडियो पर, जिसमें टाइटल था कि ससुराल वालों को चाहिए कामकाजी बहू का पैसा और घरवाली बहू का काम, है ना। तो उस पर देखते हैं कितने कमेंट्स के मैं अभी रिप्लाई कर पाती हूँ वीडियो में, बाकी के टेक्स्ट में करेंगे। तो चलो, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। देखो, इस प्रश्न में जो 14 साल की बिटिया है आपकी, उस पर मैं सही बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ हक से कहने की अभी पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने फ़ील किया है वो अभी तक अपने भतीजे भतीजी भांजे भांजी उनको मैंने इस एज से गुजरते हुए देखा है। तो मुझ में और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मैं भी कहीं ना कहीं अल्हड़ थी, गलतियाँ कर रही थी और वो भी कर रहे थे। तो उनकी गलतियों को सुधारा कैसे जाए उस विषय में अब मैं कुछ सोच समझ सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी बेटियाँ जब उस एज से निकलेंगी तो फिर मैं करके देखूँगी कि वो चीज़ प्रैक्टिकली काम करी या नहीं करी, है ना। लेकिन जैसे एक 14 साल का बच्चा है, ये ना, जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये तूफ़ान की अवस्था होती है इसको। तो इमोशनली फिज़िकली उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी भरी हुई होती है कि वो अलग ही जोन में होता है बच्चा उस टाइम पे। आप जो ये कह रहे हो ना, आप एक लड़के से वो हबी कह के बात कर रही थी, ऐसी कंडीशन में अगर खुद को रख के सोचूं तो अब आप उसे मना करोगे, उसको समझ में आएगी नहीं। आप मना करोगे, उसको पहले से पता है, इसीलिए वो छुप के कर रही है। यहाँ तक बातें क्लियर है। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप उससे बात करो, ठीक है। सिंपली ये कि ठीक है, आपकी शादी उससे होनी है, उसी से कर देंगे, ठीक है, सॉर्टेड, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आप जिससे कहोगे उससे शादी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ शादी करनी है, और भी तो चीज़ें हैं काम की, वो करते रहो। जब शादी की एज होगी शादी भी कर लेना। सिंपल आप उसे ये कह के एक कॉमा लगा सकते हो उसके लिए इन चीज़ों पे, और दूसरा उसका ध्यान ये है कि वो वहाँ से सॉर्टेड हो जाएगी कि ठीक है, जिससे मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी उससे शादी करा देंगी, इससे या जिससे भी मैं कहूँगी, है ना। तो वो वहाँ से बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। उसके बाद शायद वो उधर से एक तरफ दिमाग हो जाएगा, तो फिर वो अपने करियर की तरफ सोचे कि मुझे पढ़ाई और अपने मतलब प्रोफेशन वाइज क्या चूज़ करना है, क्या करना है। तो मे बी एक वो है, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक छोटी बच्ची 3 साल की कहती है कि मुझे अपनी क्लास के उस लड़के से शादी करनी है। तो वो कहते हैं हाँ कर देंगे,
फिर वो कुछ दिन बाद कहती है मुझे नहीं करनी, तो फादर कहते हैं ठीक है नहीं करेंगे। फिर वो कहती है कि मुझे पता नहीं किसी फील्ड में जाने की बात करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, वो कहते हैं ठीक है भेज देंगे, बता देना। और फिर वो कुछ दिन बाद कहती है कि मुझे नहीं जाना, वो कहते हैं ठीक है नहीं भेजेंगे। तो जब वो बड़ी हो जाती है फाइनली और वो अपना जो भी उसे करना था वो एक्चुअली चुन लेती है, तो वो अपने फादर से एक बार पूछती है कि आपने मेरे को बोला था कि आप मेरी शादी उससे कर दोगे, तो क्या आप सच में कर देते? तो उसके फादर कहता कि हाँ कर देता, तुम्हारी जो मर्जी आएगी, हमारा काम था तुम्हें सपोर्ट करने का। उसके बाद तुम्हारे जो फैसले हैं उसके सही गलत परिणाम को ऑब्वियसली तुम ज़्यादा भुगतोगे, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी, हमारा काम सिर्फ सपोर्ट करने का है बचपन से लेके अब तक। तो मैं उस टाइम पे जब तुमने बोला था मैं तब भी सीरियस था, आज भी अगर तुम कुछ कहोगी कि मुझे ये करना है तो मैं अभी भी सीरियस हूँ। बीइंग अ फादर आई एम ऑलवेज विद यू। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी सी लगी कि शायद ये पैटर्न काम कर जाए पेरेंटिंग में, कि जब मैं मम्मी बनूंगी तो मैं ऐसा कुछ करने की सोचूंगी, तब तक मेरे बच्चे थे नहीं। तो ये चीज़ मे भी आप करके देखो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी इस विषय में मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता दूं, लेकिन ये चीज़ आप खुद सोच के देखो ना, अगर आप उस बच्चे की जगह हो तो शायद काम कर जाएगी। दी आप हमारे लिए माता रानी का आशीर्वाद हो। हाय, कोई इतना प्यारा और प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। आप ऑलराउंडर हो, जब भी मोटिवेशन कम होता है आपके लिव लाइफ इजी का वीडियो देख लेती हूँ। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। शुभम सिंह। चलो जी नेक्स्ट। हेलो दी, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा फ्लोर अपर है, इन लॉज का नीचे है, पर घर में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं मेरी बालकनी में और टेरेस पर जाने की सीढ़ी पर। वो मुझे कोई भी चीज़ नहीं शेयर करते, आज तक बर्तन भी नहीं दिए मुझे और कुछ भी काम नहीं करती। जब बच्चे भी छोटे थे तब भी कभी नहीं लेती थी। खाना मैं ही बनाती हूँ उनका, नीचे जाकर देकर भी आती हूँ। मुझे साइड ही रखते हैं हर बात में, बाकी सब जगह तो मैंने अपने आप को समझा लिया, पर सीसीटीवी कैमराज मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो पूरा टाइम देखती हैं, मैं उनकी वजह से बालकनी में नहीं जाती, ना ही छत पर। बहुत ट्राई किया मैंने, नहीं हो पा रहा मुझसे इग्नोर, क्या करूं, कैसे फ्री होकर रहूं अपने घर में। बोल दो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। और सीसीटीवी कैमरा आपने मेरे लिए लगाए हैं या चोरों के लिए? अगर चोरों के लिए लगाए हैं, सिक्योरिटी इशू है, तो फिर आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे, आपकी सास नहीं देख रही होंगी, तो आप क्या ही करोगे? खुद सोच के देखो ना। तो जैसे आप नॉर्मल रहते हो, जो आपको करना है, घूमना है, खाली बैठना है, प्लांट्स के पास बागवानी करनी है, चैट करनी है, जो करना है करो। और कुछ बेहद निजी काम है जो आपको लगता है कि वो ना देख लें, तो आप अपना बेडरूम में तो सीसीटीवी नहीं होगा ना, तो देख लो कि एक्चुअली सिक्योरिटी इशू है या फिर आप पे ही नज़र रखने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई फिर भी ना माने तो क्या करोगे? तो देखो फिर जो भी मैं कर रही हूँ, अगर उनको आपको ही देखने में एंटरटेनमेंट मिलता है तो लेट देम एंटरटेन, है ना। ऐसा आपको क्या ही करना है, जो वो देख लेंगी तो आप नहीं कर पाओगे। जो करना है नॉर्मली वो करते रहो, जिसे देखना है देखता रहे, ठीक है। हेलो दी, फास्ट में गैस बनती हो तो क्या करें? मुझे लगता है इसके लिए लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। जब हम पानी कम पीते हैं फिर खाना भी कम खाते हैं और गरिष्ठ भोजन से बचें। मेन तो बात ये होती है ना, व्रत के नाम पे हम लोग और दिनों से भी ज़्यादा चिकना तला भुना खा लेते हैं, वो चीज़ थोड़ी छोड़नी चाहिए। और लिक्विड अगर आप ज़्यादा लेते रहें तो गैस कम बनती है। मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, जैसे ही खुद को संभालती हूँ फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी थोड़ा ही सर की चोट से संभला, अब दांतों में दिक्कत, डॉक्टर ने आरसीटी की सलाह दी है, शुरू किया है बट वेरी पेनफुल। क्या मैम दांत इम्प्लांट कराना सही रहेगा? सही डिसीजन नहीं आ रहा, ज़िंदगी वेस्ट लग रही है, प्लीज़ हेल्प मी। देखो ऐसे में ना कई बार क्वेश्चन भी आता है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम होता है और कुछ हमारा लाइफस्टाइल। अक्सर हम बॉडी को दोष दे रहे होते हैं कि हमारी एक चीज़ सही होती है दूसरी ख़राब हो जाती है, लेकिन कई बार हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है जिसकी वजह से सिर्फ बॉडी रिएक्ट कर रही है, एक्शन हम ले रहे होते हैं, है ना। बॉडी का अपने आप में कुछ है नहीं, हम जैसा उसको ट्रीट करेंगे वो वैसा रिएक्शन देगी। अच्छा करोगे वो अच्छा परफॉर्म करेगी, बुरा करोगे वो बुरा दिखा देगी बेचारी, है ना। तो मुझे हमेशा ये लगता है, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बॉडी आपका एक ऐसा सेवक है जिसके पास ज़बान है, सब कुछ है, लेकिन ना तो वो बोल सकता है आपको, उसका अपने आप को जाहिर करने का तरीका बीमारी ही होता है। अगर वो परेशान है ना, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो,
आप टाइम से सो नहीं रहे या टाइम से जाग नहीं रहे, सुबह की ताज़ी हवा नहीं ले रहे, स्क्रीन टाइम बढ़ा रखा है, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको दिमाग को सही लग रहा है, ठीक है, आप कर रहे हो, खामियाजा आपकी बॉडी को, वो बेचारी मुंह होते हुए भी, ज़बान होते हुए भी उस शरीर में वो चिल्ला के आपको ये नहीं कह सकती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो एक बेचारी, हमारा जो शरीर है वो हमारा एक गूंगा सेवक है बेचारा, जो जैसे हम चलाएं वो चल रहा है, जिस दिन उसकी बस हो जाती है बीमारी हो जाती है। तो ये कहना कि मेरी बॉडी सही नहीं रहती, मैं एक चीज़ से निकलती हूँ दूसरी में आ जाती हूँ, तो आपको, आप क्या, आपके जैसे जितने भी लोग हैं, कभी मैं भी थी इसमें कि मुझे भी ये लगता था कि यार सही नहीं रहती हूँ। मेन क्या था, उस टाइम पे डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, है ना। तो ना मैं फिज़िकली ठीक थी, ना मैं मेंटली ठीक थी, और मेंटली इतनी डिस्टर्ब होने की वजह से फिज़िकली असर दिखते थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, देखो फ़िलहाल तो दाँत की बात है, तो जो डेंटिस्ट आपको सजेस्ट कर रहा है, पेनफुल है या कुछ है, लेकिन वो सही तरीका वही है जो वो डॉक्टर बता रहे होंगे, तो उनको आप फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी सर्जरी हो, कुछ हो, दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर ये चीज़ चालू है ना कि एक चीज़ से ख़त्म होता है दूसरी में चालू हो जाता है, तो आपको अपना मेंटल और फिज़िकल दोनों ही तरीके से आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली कमी है कहाँ, है ना। तो बॉडी को दोष मत दो, बॉडी का बेचारी का कोई दोष होता ही नहीं, अक्सर दोष हमारे दिनचर्या में होता है। ये मैंने पिछली बार टेक्स्ट में जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से पूछा है कि समर वैकेशंस में सीखी जाने वाली स्किल्स पे थोड़ा डिस्कशन करें, जिससे आपके जैसे लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। तो इनको टेक्स्ट वाले में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो वैसे भी सबके मन की काम है। तो देखो छोटी चीज़ें, घर के काम इतने बढ़ जाते हैं छुट्टी आते ही, मेरे साथ तो यही होता है कि छुट्टी बाद में आती है, काम पहले ही एक्स्ट्रा इतने होते हैं, और फिर लगता है बॉडी को कि अब भी आराम नहीं करा तो कब करेंगे, है ना। तो छुट्टियां आती ज़रूर हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उतना कुछ हो जाए, इसके लिए बड़ी कड़ी प्लानिंग और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है छुट्टियों में भी। तो अब आपको छोटी चीज़ों से शुरू करना है। तो मैंने टेक्स्ट में भी यही बताया था, सपोज़ करो आपको हेयर स्टाइल पार्लर से बनवाने का शौक़ है, आप हेयर स्टाइल पर काम कर लो। आपको सपोज़ करो बड़े नेल्स रखने का, नेल आर्ट का शौक़ है, आप वो कर लो। या फिर एक बड़ी काम की चीज़, आप स्टिचिंग सीख लो। 1.5 महीने की अगर मान के चलो समर वेकेशन होती हैं, और आपने 1.5 महीना लग के रेगुलर क्लासेस करके स्टिचिंग सीख ली, आपको बेसिक स्टिच में सब कुछ आ जाएगा, ब्लाउज़, सलवार कुर्ता, और जितने भी बेसिक होते हैं ना बच्चों के फ्रॉक वगैरह, ये सब आ जाएगा बनाना, ट्राउज़र। तो एक स्किल हो जाएगी, और फिर बाकी पूरे साल उसको प्रैक्टिस कर लो। सिंपल, यही मैंने उनको टेक्स्ट में बोला था, यही मैं अब बता रही हूँ आपको। मान लो अब सभी जाते हैं, कोई फंक्शन हुआ, पार्लर जाएंगे तैयार होने, है ना, लेकिन जिसकी शादी है उसका तो बनता है मेरे हिसाब से कि उसको वहाँ पे सबसे सुंदर लगना ही चाहिए, क्योंकि उसका दिन है ना। लेकिन जो अब हम मान लो हम किसी रिश्तेदार के में जा रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं मान लो हम 2100 रुपये, और पार्लर में खर्च करके आ रहे हैं 5000, कोई लॉजिक है। या वहाँ दे रहे हैं हम 5100 रुपये, मेकअप करवा के आ रहे हैं हम 11,000 का, और नहीं करवा रहे, सपोज़ करो कि 5 फंक्शन है, उसमें से 1 में या 2 में हम तैयार हो गए, नहीं है बजट इतना, और उसके बाद फिर बाकी में हम घर में हैं, तो फिर हमें वो नहीं आ रही श्योरिटी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, समझदारी उसमें है ना कि अगर हमें इतना शौक़ है तैयार होने का, तो सारे प्रोडक्ट आते हैं, सारे ट्यूटोरियल हैं, या कहीं कोर्स करके सीखना है वो कर लो, अपना भी करो औरों का भी करो। तो मेकअप सीख लो, किसी भी चीज़ के लिए 1.5-2 महीने सीखने के लिए दुनिया भर के स्किल्स हैं जो आपके इंटरेस्ट में हो, जिसके लिए आप पैसे खर्च करती हो। अभी सारी चीज़ों की लिस्ट बना लो, और उनमें से जो मन करे, जो पॉसिबल हो पाए वो सीख लो। मेरे बाबूजी 70 साल के हैं, फिर भी माँ के ऊपर शक करते हैं। मैं और भाई भाभी एमए बच्चे सबको परेशान बहुत करते हैं, उनके कारण घर में कोई आ जा नहीं सकता, मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते मेरे मायके। अभी बाबूजी भाई से विवाद करके पुराने घर में चले गए हैं, क्या हमको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? 3-4 साल पहले भी यही हाल था, माँ को घुट घुट कर जीना नहीं देखा जाता, क्या करें? आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा, थैंक्स दी। अगर सब परेशान हो और माँ भी छोड़ने को तैयार है तो छोड़ दो, उसमें क्या है। 2 बातें होती हैं, एक होता है आदमी स्ट्रिक्ट है लेकिन प्यार बहुत करता है, एक है टॉक्सिक कि ना जिएगा ना जीने देगा। दोनों में डिफरेंस बारीक सी लाइन का है। कई बार हम उनके प्रेम और मोह में अंधे होकर नहीं देख पाते।
तो अगर आपके बाबूजी सिर्फ इसी बात को लेके कि शक वाली बात है, हो सकता है उनके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, लेकिन वैसे आपके टेक केयर अच्छे से करते हैं, तो ऐसे आदमी को एक कमी के पीछे छोड़ना, कोई बात नहीं, गुस्सा हो गए, मना लो, ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर वो जीना हराम कर देने वाले हैं और आप गुस्सा होकर चले गए, तो अच्छा है, आपकी मुसीबत टली, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। लगेगा उन्हें नहीं रह पा रहे, आ जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी 3 नंद जब वो घर पर आती हैं तब वो घर के काम में हेल्प करवाती हैं या मैं उनकी हेल्प लेती हूँ, तो सास को अच्छा नहीं लगता। बोलती हैं मेरी बेटी रेस्ट के लिए आई हैं, उनसे काम करवा रही है। सास कुछ भी हेल्प नहीं करती, अकेली बहू हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ। हस्बैंड मुझे तो बोलते हैं हेल्प ले लो सबकी, पर उनके सामने कुछ नहीं बोलते, क्या करूँ। जब आपकी सास आपको बोलें कि वो आराम करने आई हैं और उनसे काम करवा रही है, तो सीधे आप ये आराम से बोलो कि मम्मी देखो कर तो मैं लूँगी, लेकिन फिर शायद काम के बोझ के तले 1-2 बार करके फिर मैं हिर्राने लगूँ, फिर उनके आने पे मैं उतनी खुश ना रहूँ, उनके साथ उतना जेलअप ना करूँ, वो भी तो बुरा लगेगा और उनको भी एक नेगेटिविटी सी मुझसे फील होगी। तो हमारा नंद भाभी का बॉन्ड जो है वो इससे स्ट्रॉन्ग बना है, बना रहेगा ना। वो मुझे आती बुरी लग रही और उनके लिए भी पीहर के दरवाजे हमेशा के लिए दिलो जान से खुले रहेंगे। लेकिन आपकी इस बात के चलते कि आराम करने के लिए आई है, भाई सारा काम तो कर नहीं रहे, मिलकर ही तो कर रहे हैं। तो फिर वही है कि जो नंदे ऐसे फिर आके हेल्प वगैरह नहीं करवाती, भाभी अकेली लगी रहेगी तो वो कर लेगी थोड़े दिन, फिर बाद में वही है, नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग है, इरिटेट होगी कि भाई इनके आने से मेरा काम बढ़ रहा है। तो वो चीज़ आप एक बार अपनी सास से बैठ के बोलो, तो आई होप उनको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता तो आप और आपकी नंदे काम कर रही हैं खुशी राजी खुशी, आप लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सास को बुरा लग रहा है, लगने तो एक आध बार कहेंगी तो नंद से ही कहलवा दिया करो कि दीदी देखना मम्मी को ऐसा लग रहा है, देखना सही तो लगता है, हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो कम से कम अच्छा तो लगता है। नेक्स्ट है, दीदी मेरा छोटा सा घर है, अभी वह अनकम्प्लीट है, हस्बैंड कहते हैं अभी ऐसे ही रहो, दूसरा प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, मुझे पहले क्या करना चाहिए। अगर प्लॉट उससे बड़ा है, कुछ सोच के ही ले रहे होंगे, मुझे मामले में इसमें लगता है कि अपने हस्बैंड्स पे थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। जब आप ये विश्वास उनके सामने उन पर जताओगी ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अच्छे से निभाएंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरा देख रहे हैं, तो मे भी उनको ये लग रहा हो कि ये कंप्लीट करके इसमें रहने में उससे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ है कि मैं दूसरा लेके वहाँ बना लूँ, है ना। नेक्स्ट, हेलो दी, सास खाने पीने की चीज़ों पर कमेंट्स करे तब क्या दी। सास कहती हैं हमने तो भूखे रहकर अपने बच्चे पाले हैं, उनके ताने सुनकर ऐसा लगता है कि हम फ्री खाते हैं। जबकि सास काफ़ी यंग एज में ही अपनी सास से अलग होकर रहती थी, तो उन्हें बस अकेले खाने की आदत है। बोलती हैं रोटियां कम बनाया करो, सब्ज़ी कम बनाया करो, जबकि मैं ज़रूरत के हिसाब से सब बनाती हूँ। मेरे घर में सिर्फ 1 या 2 रोटी बचती हैं, लास्ट में वो मैं गली के कुत्तों को डाल देती हूँ। तो शायद वो 1 या 2 ही उन्हें खटक रही होंगी, वो बंद कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि ज़रूरी है घर में कलेश करके भी कुत्तों को रोटी डालना। और दूसरा, आप जितना भी खाना बना रहे हो, मान लो आप 2 डोंगे भी बना रहे हो, लेकिन अगर आपका खाया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा, तो आपके पॉइंट में बात में दम है कि भाई खाना बन रहा है तो खाया जा रहा है, शरीरों में लग रहा है, इसलिए बना रही हूँ। जितनी सबकी डाइट है, मैं ज़्यादा बना कर रही हूँ। तो जो आप वो कह रहे हो ना 2 रोटी फेंकी जाती हैं, वो ही शायद उनको खटक रही होंगी। और रही बात ये कि हमने भूखे रह के अपने बच्चे पाले, जब वो ये कहें तो सीधे कह दो कि जी जब जैसा टाइम था आपने अपने हिसाब से कर लिया, अब जैसा टाइम है मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। ये कोई शर्त थोड़ी है कि या तो बच्चा खाएगा या माँ खाएगी। अगर घर में अनाज है खाने के लिए प्रभु की कृपा से, तो सभी खाएंगे ना। वो तो तब होती है जब एक ही रोटी है कि जी मैं खाऊं या बच्चे को दो, तो माँ अपने बच्चे को दे देती है कि बेटा तू खा ले। तो ये चीज़ तो आप क्लियर बोल दो कि भाई जैसा टाइम था आपने कर लिया, अब जैसा टाइम है मैं कर रही हूँ। मैम ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, प्लीज़ रिप्लाई। ओवर थिंकिंग का मैं कई बार बता चुकी हूँ, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट एक्टिंग। जब आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हो तो मेंटली अपने आप आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होने लगता है, आप शांत रहने लगते हो, जिस काम को कर रहे हो उसमें ध्यान लगने लगता है। तो ओवर थिंकिंग होती ही तभी है जब हम काम कम कर रहे होते हैं, सोच ज़्यादा रहे होते हैं, उसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, अब उसको सोचना बंद करो और उसमें जो आपके करने के लायक चीज़ें हैं उनको करना आज अभी इसी वीडियो के बाद से ही शुरू कर दो। नमस्ते मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई मेरे ससुराल में मेरी बेटी को कुछ बोलता है तो मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती, 3 साल की है। ट्राई करो।
हर बात पे बोलना भी ज़रूरी नहीं होता, वो भी उसके परिवार वाले हैं, लेकिन अगर कुछ गलत बोल रहे हैं वो, तो कोशिश करो धीरे धीरे बोलने की, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। चुप रहोगे तो रहोगे ही, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बोलना चाहिए, आप बोल नहीं पाती, तो उसका इलाज यही है कि बोलो, चाहे एक सेंटेंस ही बोलो, लेकिन बोलना शुरू करो। नेक्स्ट, दी, क्या हाउसवाइफ होना बुरी बात है? मैं जॉब वालों को हमेशा प्रेज़ करती हूँ कि हाँ, वो लोग घर के काम के साथ बाहर का काम भी करती हैं, बट दी, मुझे हाउसवाइफ होने की वजह से हमेशा नीचा दिखाया जाता है। मैंने भी पहले प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरशिप की जॉब करी थी, अब भी कर पाऊँगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस छूट गई है, वरना हो जाएगा। पर मेरा बाबू अभी छोटा है, 3 साल का, उसे संभालने वाला भी कोई नहीं। जब भी हमें डाउन फील करवाया जाता है, तब उन लोगों से कैसे डील करना चाहिए? दी, प्लीज़ आंसर दीजिएगा। देखो, कोई हमें डाउन तब फील कराता है जब एक्चुअली हम वो फील कर रहे हो, समझ रहे हो? आपको अब एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपको लग रहा है कि आप हाउसवाइफ हैं, इसलिए आपको डाउन फील कराया जाता है, ठीक है? डाउन फील कराने का पॉइंट हर एक की लाइफ में होता है। अगर वो उसे अपनी कमी मान रहा है अपने मन में, तो दूसरा उसे जैसे ही कहेगा ना, उसको तुरंत नीचा फील हो जाएगा। कैसे? मान लो अभी मेरे यहाँ पे जो चल रही है मेरी लाइफ, ठीक है, कितने कमेंट ऐसे आते हैं, कितने तो नहीं कहना चाहिए, खैर मैं गलत कह रही हूँ, 1 या 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में एक आध बार ऐसा कमेंट आता है कि क्या फ़ायदा है इसकी नौकरी का, ये तो झाड़ू पोछे में लगी पड़ी है, इसको तो नौकरी गलत मिल गई है ना, इसे तो पैसे का यूज़ नहीं करना आता, ये तो खुद ही लगी पड़ी है, बीमारी में काम कर रही है। ऐसे कमेंट आते हैं, ठीक है? अब जो रेगुलर और मुझसे इतना प्यार करने वाले लोग हैं ना, उनको लगेगा कि कोई कैसे कह रहा है, लेकिन कहते हैं लोग, ऐसी सोच वाले लोग हैं। अब अगर यही चीज़ मेरे दिमाग में हो कि क्या फ़ायदा मेरी जॉब का जब मुझे सारे काम खुद ही करने हैं, है ना? क्या फ़ायदा, मैं तो नौकरानी बनी हुई हूँ। अगर ये चीज़ मेरे दिमाग में भी हो कि मैं जॉब कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं क्यों कर रही हूँ, क्या फ़ायदा है, उनके कहते ही वो चीज़ मुझे हिट कर जाएगी कि यार देखो, है ना, मुझे नीचा दिखा दिया, मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी आज से। समझ में आया? तो वो चीज़ हो रही है, लेकिन मैं उसको लेके अनश्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ, है ना? मैं अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं पैसे क्यों कमा रही हूँ मुझे पता है, मैं घर का काम क्यों कर रही हूँ मुझे पता है, मुझे क्यों मेड नहीं लगानी मुझे पता है। तो वो चीज़ें मेरा अपना डिसीजन है, मैं क्लियर हूँ उसमें, तो कोई कुछ भी कह ले, मुझे घंटा फ़र्क पड़ेगा। बात ये होती है। अब आप हाउसवाइफ हो इस टाइम पे अपने बच्चे की वजह से, ठीक है, आपका डिसीजन है, आपको कोई कैसे फील करा लेगा जब आप वो ही नहीं हो। सीधे बोलो, मतलब हमें जॉब वालों को कितने लोग इन्फीरियर फील करवाते हैं ये कह के कि नहीं मैंने तो जॉब नहीं करी या मैंने जॉब छोड़ दी, बच्चे मेरी पहली प्रायोरिटी हैं। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी ना, अब इनफर्टिलिटी के बाद जिसके बच्चे हुए हों और आप उसके सामने उसे ये जता रहे हो कि तेरे बच्चे तेरी प्रायोरिटी नहीं है, तुझे पैसा कमाना है ना? तो मैं चली गई थी एकदम उसमें, तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उसको बोल रही थी, वो भी जॉब पे थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि भाई मैं मतलब यार हम लोग अच्छी मम्मी नहीं है क्या? मेरे एग्जैक्ट वर्ड यही थे कि यार हम लोग अच्छी मम्मी नहीं है क्या, हम तो अपने बच्चों को छोड़ के जॉब पे जा रहे हैं। उसने अगली ने जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया कि उसके लिए, मतलब ये वर्ड थे उसकी सास के कि हमारी बहू के लिए उसके बच्चे उसकी पहली प्रायोरिटी हैं। तो ऐसा लगा कि घड़ों पानी हमारे ऊपर पड़ गया क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। तो कमी निकालने का मुद्दा हर एक की लाइफ में है। आप कहने पे आ जाओ तो किसी के पर लाइफ में भी कोई परफेक्ट नहीं है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाउसवाइफ होगी उसे कहेंगे तो कमा नहीं रही, काम करने जा रही होगी उसे कह रहे होंगे बच्चे तेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप अपने बारे में कैसा फील करते हो। अगर आपको अपने जीवन में सच में कमी लग रही है तो कोई दूसरा पॉइंट आउट करेगा, आप एकदम पिंच हो जाओगे। अगर आप श्योर हो, आपकी लाइफ के डिसीजन आपने खुद लिए हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कह रहा है। उल्टा आप उसको जब चाहो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो क्योंकि आपको पता है आप क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो। ये होता है। हेलो दीदी, सास का निरादर करने वाली बहू का क्या करें? सास का निरादर अगर वो कर रही है तो सास के पास पूरी अथॉरिटी है उसको तमीज़ सिखाने की। सपोज़ करो हमारे बच्चे हैं, हमसे उल्टा बोलें तो हम क्यों सुनेंगे, उनको तमीज़ सिखाएंगे ना कि भाई माँ बाप हम हैं। तो सेम गोज़ विद सास। सास का पद बड़ा है, मम्मी है वो आपके पति की। अब आप उससे अगर बदतमीज़ी कर रही हैं
बदतमीज़ी, अगर सामने से वो कर रहे हैं जो अभी तक क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ये आता है कि सास उल्टे काम कर रही है, तो हमेशा सजेशन ये होता है कि भाई अगर वो गलत कह रही हैं तो उन्हें बोलो कि आप ये गलत कर रहे हो या मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन अगर सास ठीक चल रही है अपनी जगह पे और बहू बदतमीज़ी कर रही है, तो सास के पास पूरा अधिकार है कि उसको वो ढंग से समझा सके कि हाउ टू बी इन तमीज़। समझ में आया? तो ये बात होती है, देखो परिवार में या हर जगह, इट्स ऑल अबाउट बीइंग टेक्निकली राइट। अगर आप अपनी जगह पे सही हो, आप अपने पद, अपने रिश्ते में जो करना चाहिए, आपके जो फ़र्ज़ हैं आप उनको निभा रहे हो, आपके पास फिर बोलने का हक होता है। सिंपल सा रीज़न ये है। किसी के भी सामने अगर वो कंटेक्स्ट रखा जाए कि ये और इसने ये किया, इसने ये किया, आप टेक्निकली गलत नहीं आ रहे उसमें, फिर आपकी जीत होती है। तब आप बोलने की कंडीशन में होते हो, फिर चाहे आप बहू हो चाहे आप सास हो। तो अगर बहू बदतमीज़ी करती है तो सास के पास पूरा अधिकार है कि उसको अपना तमीज़ का दायरा दिखाए कि ये इससे आगे मैं नहीं लूँगी, ये कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। एक ये क्वेश्चन आधा अधूरा पिछली बार था, अब इन्होंने आगे की बात लिखी है। मैम, मेरा बेटा कुछ टाइम से बहुत सेंसिटिव हो गया है। वो घर की फाइनेंशियल कंडीशन को नोटिस करने लगा है। जैसे हम रेंट पे रहते हैं, घर छोटा है तो बोलता है घर बहुत छोटा है, बड़ा घर ले लो। हमारे पास बाइक है तो बोलता है कार ले लो। फिर हम कार से गाँव जाया करेंगे। रिसेंटली मेरी कज़िन ननद ने बड़ा टीवी लिया, उसका रिमोट बोलने वाला है, तो कल अपने रिमोट को बोलने वाला रिमोट समझ के उसमें बोल रहा था। फिर मुझसे बोला हमारा रिमोट बुआ के जैसा बोलने वाला क्यों नहीं। ये बात बोलते हुए वो रो गया, तो मेरे भी आंसू नहीं रुके। बोला बुआ के जैसा टीवी ले लो, उसमें यूट्यूब भी चल सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको वो नोटिस करता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है हम गरीब हैं, अमीर कब होंगे, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, कैसे उसको समझाऊँ जिससे उसके माइंड पे नेगेटिव असर ना पड़े। सजेस्ट समथिंग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो, इस टॉपिक पे मेरा स्ट्रांगली मानना है कि बच्चे को आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है ओरिजिनल, उसके बारे में क्लियर पता होना चाहिए। गरीब हो अगर, तो आपके बच्चे को पता भी होना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि हम गरीब हैं। अक्सर मैं वीडियो में देखती हूँ, कोई शॉर्ट फिल्म होती है कि बेहद गरीब हैं, लेकिन उनके बच्चे ने किसी महंगे केक की फरमाइश कर दी बर्थडे पे, और उसकी माँ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है वो महंगा केक अपने बच्चे के बर्थडे विश पूरी करने के लिए लाने के लिए। इतना दिमाग नहीं लगा रहे उस टाइम पे कि अगर तुम 1500 रुपये का, जो मैंने देखी थी हाफ केक करके कुछ थी शॉर्ट फिल्म, 1500 रुपये का एक केक खरीदने के लिए उसकी माँ पूरे महीने मेहनत करती है कि मैं अपने बच्चे की बर्थडे की विश पूरी करूँगी। सपोज़ करो, एंड में तो वो होता नहीं, लेकिन सपोज़ करो उसने पूरे महीने की मेहनत करके कमाई करके 1500 रुपये का केक खरीद के अपने बेटे को दे दिया होता, और उसके बेटे ने दोस्तों के साथ मिलके काट लिया, खुश हो गया, खा चाट के केक ख़त्म। बहुत चलाया, बिना फ्रिज के एक ही दिन चलेगा, नहीं तो बहुत चलाया तब भी 2 दिन। उसकी जगह अगर वो उन 1500 रुपये की, जो महीने के 1500 कमाने के लिए उसको इतनी एफर्ट डालनी पड़ रही है, उस 1500 रुपये के अपने बच्चे के कपड़े, किताबें, रसोई का राशन, है ना, या 1500 रुपये अपने बच्चे के नाम पे कहीं बैंक में जमा कर देती, वो ज़्यादा सही रहता, या उस बच्चे की जिसमें अभी डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती नहीं है, उसकी फरमाइश के आधार पे पूरे महीने खच्चर बन के कमाना और फिर उसकी विश पूरी करना। तो एक कहने का मतलब है, बच्चे को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपने माता पिता की जो भी है उसको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसको ये सिखाओ कि किसी के घर में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हर कोई एक सा नहीं होता। अगर हमसे कुछ ऊपर है, बुआ के घर में ये टीवी है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके घर में हमारे जैसा टीवी भी नहीं है, तो उधर भी तो देखो। तो अपने बच्चे को बजाय उसके साथ रोने के, मैं अभी पिछले वाले आंसर की फिर वही बात आ रही है, आपको हिट बात तब करेगी जब वो आपके मन में भी ऑलरेडी होगी। आपको खुद लग रहा है कि हम गरीब हैं, अपने बच्चे की विशेष पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका बच्चा बोला, तुरंत आप पिघल गए। लेकिन आपके पति जी तोड़ मेहनत करके जितना कमा पा रहे हैं उसके हिसाब से जो बेस्ट हो पा रहा होगा वो आप दोनों उस बच्चे के लिए कर रहे हो, ये चीज़ उसको बताओ। इस समस्या का सिर्फ यही हल होता है। आज को वो बुआ से कह रहा है कि बुआ जैसा टीवी या रिमोट, ठीक है, बाइक, हम कार से जाएंगे। अगर कार की गुंजाइश नहीं है तो कैसे जाएंगे कार से? नहीं जाना बाइक से, तुम बस में जाओ।
फाइनेंशियली अपनी कंडीशन को देखते हुए कड़े फैसले लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कुछ चक्कर में फंसोगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो परिवार के परिवार आत्महत्या करते हैं ना, फाइनेंशियल कर्जे में डूब के, ये वो इसी तरीके से फंसते हैं। आपको क्या लगता है एक दिन में हो गया होगा सारा कर्जा? जो अपनी इच्छाओं को और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस नहीं कर पाते। तो हमें देखना ही चाहिए कि हमारे बच्चे उसी हिसाब के प्रैक्टिकल चीज़ों की डिमांड करें, समझें कि दूसरे के घर में क्यों है, हमारे घर में क्यों नहीं है। आपसे वो पूछें ना, एक आध बार पूछें, आप उन्हें ऐसे जवाब दो क्लियर, ताकि वो ज़मीन पर रहें, धरातल पे, कि हाँ एक्चुअल में रियलिस्टिक दुनिया में रखना चाहिए बच्चों को, फाइनेंशियली किसी फैंटेसी में नहीं रखना चाहिए। तो सॉर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम, वरना जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये समझना ना। नेक्स्ट, मेरे 2 बच्चे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक घर खरीदा है, कुछ सेविंग नहीं हो पाई, बच्चों को पढ़ाने में कॉस्टलिसिटी है। अब बच्चे बड़ी क्लास में चले गए। अब मेरे पति देवर के बेटे को लाकर पढ़ाना चाहते हैं। पहले भी हम 5 साल उसका स्टडी कराया था अपने पास रखकर। फिर जब नहीं हो रहा था तो 3 बच्चों का, तो उसे उसके मम्मी पापा के पास छोड़ दिया हैदराबाद में। तब सास ससुर हमसे नाराज़ हो गए थे, और मेरी देवरानी की माँ पापा भी हमें सीधा उल्टा बोलता, और बेटे के जाने के बाद देवरानी भी सिर्फ बुराई बताती थी। तब लगता था मैंने क्या क्यों किया। अब फिर वही बात, पति को मना की तो उनका कहना है कि हम कर सकते हैं, नहीं किया तो हमें ही बाद में पछतावा ना हो। और देवर देवरानी अपने बिजनेस में लगे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे इनको। और ये सब देख इच्छा हुई लेने की। मुझे देवर के बेटे से प्यार है, मैं भी चाहती हूँ कुछ अच्छा करे, पर मुझे अपने बच्चों के बेटी की शादी का भी लगता है। कैसे होगा, लाऊं या नहीं, आप कुछ सजेस्ट कीजिए। अगर मेरी सजेशन मैटर करती है तो भाई जिसके बच्चे हैं टेक्निकली उसी के पास रहने चाहिए। कोई परेशानी हो कुछ हो तो बात अलग है। कल को अगर आपके बच्चे किसी भी वजह से फाइनेंशियली सफ़र करें ना, तो वो आपके ही डिसीजन पे उंगली उठाएंगे कि क्या ज़रूरत थी, है ना। और रही बात इसकी कि देवर आपने एक बार वापस भेजा, तुरंत आ गए आप निशाने पे, अब फिर भेजोगे कब तक उसे यहाँ रखोगे? उसे मान लो डॉक्टरी इंजीनियरिंग करनी है तो वो भी आप ही कराओगे। जिस दिन भेजोगे उसी दिन गाली पड़नी है। तो सोच लो, मेरे हिसाब से तो जो कि पिक्चर नज़र आ रही है मुझे, उस हिसाब से तो एक बार जब आपने वापस भेज के रिएक्शन देख लिया तो छोड़ दो फिर उसे, क्योंकि फिर लाओगे कब तक कराओगे? या तो इतना दम रखो कि जब तक वो पूरा सेटल हो नहीं जाता जब तक हम ही करेंगे। और उसके बाद भी ना, मैं बताऊँ, उससे 1% की भी उम्मीद मत रखना नहीं करने का, ये भी तय है। तो मेरे हिसाब से तो जिसके माँ बाप जहाँ हैं उस बच्चे को वहीं रहना चाहिए। एक है, इनके पति इनके भाई को घर आने से मना करते हैं। अब वो पहले से बातचीत जो है ख़त्म हो गई। इन्होंने कहा कि मैंने इन्हें सलाह दी थी कि अगर मना करते हैं तो ना आने दो, लेकिन अब इनके भाई की बेटी हुई है और उसके इनविटेशन वो देने के लिए आना चाह रहा है, मिठाई वगैरह लेके दोबारा से, मतलब समझो रिश्ता सही करना चाह रहा है। अब ससुराल वाले कह रहे हैं नहीं आएगा, तो इनको खुशी हो रही है, भाई भतीजी हुई है जो भी है। तो ये कह रही हैं कि अब क्या करना चाहिए। देखो, आ रहा है आपका भाई, अब कंडीशन बदल गई। अब आपका भाई अब सामने से इनिशिएटिव ले रहा है आने की, और ये लोग एंटी हैं। आप उसको आने दो, फ़ोन पे आपसे बात करेगा ही, लेकिन उसको सीधे बोल देना कि भाई देख, मेंटली प्रिपेयर्ड हो कही हो कि यहाँ से तुझे कूल वाइब्स ही मिलने वाली हैं। हो सकता है कुछ उल्टा सीधा भी कह दे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करके देख ले। मैं तो कर चुकी, अगर हो गया, मान गए, तो चाहे अकेली मैं ही आऊँ, ये लोग ना भी आएँ, तो ये है कि रिश्ता कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पे उसको आने दो, और देखो क्या पता उसके आने से, उसके बात करने के स्टाइल से पिघल जाए, मन बदल जाए। खुशी का मौका है तो वापस आपका डोर जो टूट गई है वो जुड़ जाएगी। कुल मिला के इसमें आपका रोल जो है ना, वो बस कम सा है। आपके भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बात करके इन लोगों को कन्विंस कर पाता है, क्योंकि अब आप पिक्चर में ज़्यादा हो नहीं, दोनों ही साइड से। चलो, हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे हस्बैंड का काम कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। हमारे 2 छोटे बेटे हैं, उनके स्टडी का खर्चा मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है। बाकी खुद के खर्चे, बच्चों के कपड़े एटसेट्रा के खर्चे भी मैं खुद उठाती हूँ। इवन घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम भी लेना हो तो वो भी मैं ही लाती हूँ। हस्बैंड सिर्फ घर का राशन लाते हैं, वो भी लेट छेट। इन्हीं बातों को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में हमेशा मुझे ताना मारते हैं कि तुम कहाँ खर्च करती हो। जब मैं उनको अपने किए खर्चे बताती हूँ तो चिढ़ जाते हैं
कि सुना रही है, तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा एटसेट्रा। फिर टॉकिंग करना बंद कर देते हैं। दी प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं। देखो जब उनका काम कुछ खास है ही नहीं तो वो राशन ही कर पाते होंगे ना। इसमें मुझे मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो। उनका कम है उससे राशन तो ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जो उनका कम है वो अपने पास रख रहे हैं। स्थिति को ज़रा पलट के देखना, अगर आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब होती, वो सारे घर का खर्चा उठा रहे होते और आप कोई अपना पर्सनल छोटा मोटा काम करके थोड़े से पैसे कमा रही होती, आप शायद उस पैसे को भी घर में खर्च नहीं करती, उसे जोड़ के रखती अपने लिए। एटलीस्ट वो जो थोड़ा कमा रहे हैं उससे राशन ला रहे हैं ना। तो यहाँ पर कहाँ गई जेंडर इक्वलिटी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है कौन कम। आप ज़्यादा कमा रही हो इसलिए ज़्यादा खर्च कर रही हो, वो कम कमा रहे हैं इसलिए कम खर्च कर रहे हैं। लेट शेट होने का ये है, ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले लिस्ट बना दो कि सामान लाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए ब्लिंकिट से जेप्टो से ऑर्डर कर लो, लेकिन इतना मार्जिन आपको देना चाहिए। क्योंकि एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पति अगर पत्नी से कम कमाए तो उनका आत्मसम्मान पहले ही हिला हुआ होता है। कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में आके वो कमाना थोड़ा भी बंद कर देते हैं। तो अगर वो स्थिति हो गई तब आपकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मेरी सलाह आपको ये है कि थोड़े से पॉजिटिव रहो अपने हस्बैंड की तरफ, वो जो कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहो, मोटिवेट करो अगर उनकी इनकम किसी तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन कभी भी इस चीज़ को डिस्कशन में मत लाओ कि मैं ये खर्च करती हूँ और आप ये। अगर आपको अपना दाम्पत्य जीवन सुखी चाहिए, पैसे कौन कम ज़्यादा खर्च कर रहा है इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार अगर बरकरार रहेगा तो आपका परिवार अच्छा चलेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, थैंक यू सुनीता जी मेरी लाइफ में आने के लिए। 2 साल से आपको देख रही हूँ, मेरी लाइफ पॉजिटिव मोड में आ गई है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। बस ऐसे कमेंट्स ही होते हैं जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाती हूँ यूट्यूब के लिए। मेरे स्कूल में एक सीनियर टीचर है, मैंने एक बार कुछ गाइडेंस ली थी आगे प्रिपरेशन को लेके। जब से वो बात हुई है उनको लगता है मैं उनसे इम्प्रेस्ड हूँ। अब वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं बोलते पर हर वक्त तारीफ़ करेंगे। उनके आंखों में सब दिखता है कि वो क्या चाहते हैं। शुरू में मुझे ऐसा नहीं लगता था पर अब ज़्यादा हो रहा है तो क्या करूँ। ज़्यादा हो रहा है तो उसको ख़त्म करो। पिछली बार यही बात हुई थी ना, तमीज़ से बात करना बंद करो, बेहद फॉर्मल हो जाओ। तमीज़ से बात करना बंद करो इन अ सेंस कि तू तड़ाक वाली बात नहीं, लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं जिस पे आपको रिएक्शन देना चाहिए रूड वाला, वही दो। ऐसा नहीं है कि गुस्सा तो आ रहा है लेकिन बात हम माइल्डली कर रहे हैं, है ना, टोन हमारी बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से वाली टोन में ही बात करो। कुल यार समझ आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी करो, इस तरीके की, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे करो जिसको सीधे शब्दों में कहना चाहिए झाड़, है ना। मुझे बहुत कहते हैं कि ये तो झाड़ है इस मामले में। तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि अगर मैं जितनी बात कर रही हूँ ना, जिस टोन तक जिस वाइब तक, उसी हद तक वो बात कर पाएगा, उससे ऊपर वो नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कट कर देती हूँ बातों को उस तरीके से। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देख रहे हैं देखने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम जब तक उसकी आंखों में नहीं देख रहे, हमें कैसे पता कि वो क्या देख रहा है। समझ रहे हो। ये चीज़, ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है। देखो एक बार ना जब मैंने शुरू की थी टीचिंग तो मेरे साथ सर थे, मतलब मैं उनसे इतना सीखी हूँ ना आज तक भी। अगर मुझे कोई कहे लाइफ में कि एक दो जो सबसे ज़्यादा मुझे जिन्होंने सिखाया उनमें से वो हैं, उनसे मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी सीखी ना। तो एक बार 9th की हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। 9th में एक लड़की वो कर रही है कि मुझे वो लड़का देख रहा है। उसने खड़े होके शिकायत करनी शुरू की कि मुझे वो लड़का बार बार देख रहा है। तो उसकी शिकायत की लड़के की। सर ने छुटते ही उसको ये बोला कि बेटा अगर आप उधर नहीं देख रहे तो आपको कैसे पता कि वो आपको देख रहा है। आपको किसी ने बताया, इसका मतलब जो बता रहा है वो भी उधर ही देख रहा है। एग्जैक्टली यही पॉइंट होता है। इससे मैं बिल्कुल इतनी सहमत हो गई और मुझे ऐसा लगा, मतलब तब मैं शायद 17 साल की सारी थी तो, लेकिन मुझे एकदम से ये चीज़ इतनी हिट करी ना कि एग्जैक्टली अगर कोई आपको बुरी नज़र से देख भी रहा है, अगर कोई आपको ताड़ रहा है, लिटरली ये वर्ड मैं यूज़ करूँ, अगर कोई आपको गंदी नज़र से भी देख रहा है और आप अपने काम में लगे हुए हो, आपको कैसे पता कि वो आपको देख रहा है। और फिर आपने अगर रैंडमली नज़र उठाई, आपने देखा कि वो देख रहा है इस तरीके से,
तब आपकी आंखों में एग्जैक्ट लुक वो होना चाहिए जहाँ से उसको बिल्कुल नेगेटिव वाइब आए, कहीं से भी उसको ये ना लगे कि ये मुझसे घबरा गई, या ये मुझसे शर्मा गई, या ये अच्छा लग रहा है इसको। ये 3 चीज़ उसको कभी नहीं दिखनी चाहिए आपके देखने के नज़रिए से, आपके बात करने के नज़रिए से। कितना भी उसमें उफान आ रहा हो ना, वहीं का वहीं शांत हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 3-4 बार में। कब तक सिर मारेगा? जब तक सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। ठीक। एक मैम मतलब मुझसे बोल रही हैं कि हम लाइन में लगे हुए हैं, पीछे टीचर्स हैं, ऐसे हाथ लगा देते हैं, इधर उधर कोन ही टच कर देते हैं, बताओ टीचर्स हैं क्या कहें। तो मैं मतलब मुझसे बड़ी हैं तब भी मैं उनको ये देख रही थी, मैंने कहा मतलब क्या कहने का मतलब है आपका कि टीचर हैं, मतलब तो टीचर हैं, अगर हमारे साथ के हैं या हमारे स्टाफ के हैं तो उनको हमें गलत तरीके से छूने का अधिकार हो गया क्या? अगर वो अपने पद की गरिमा नहीं रख रहे तो हम कौन है रखने वाले? रावण का एग्जाम्पल सुना है ना कि वो महाज्ञानी था, महातपस्वी था, इतना वीर था, देवताओं को पराजित कर दिया, लेकिन सीता जी को जब हरण करने आया तो चोरों की तरह भेष बदल के आया। तो रामचरितमानस में प्रॉपर एक वो है, इसमें चौपाई है इस बात पे कि उसकी हालत एक गली के कुत्ते जैसी हो गई थी जो छुप के चोरी करने के लिए एक पराई स्त्री को आया। उसका सारा ज्ञान, उसका सारी वीरता, उसका सारा जितना भी उसके अंदर गुण थे ना, वो सब बेकार हो गए उसकी उस हरकत की वजह से, जब वो गलत ट्रैक पर गया। तो सेम गोज विद देम। कोई टीचर है, अधिकारी है, कुछ भी है, सम्मान का पात्र है जब तक वो ऐसे काम करता है, लेकिन जिस दिन उसे अपने सम्मान की चिंता नहीं है और वो अपना लेवल गिरा रहा है ओछी हरकत करके, तो हम कौन है उसका लेवल उठाने वाले? हम फ्री है, फिर गिराओ। तुम्हें नीच हरकत करनी है तो सुनो, सिंपल है। क्यों हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि टीचर है, हम उसे कैसे कह सकते हैं? अरे भाई टीचर है तो हमारी गलती थोड़ा ही है। जो राह चलते को हमारा जवाब होगा अगर कोई हमें गलत तरीके से हाथ लगाता है, सेम जवाब स्टाफ वाले को भी दिया जाएगा अगर वो हमें गलत तरीके से हाथ लगाएगा या देखेगा। आप सोच के चलो, अगर राह चलता कोई बंदा या बस में या कहीं पे कोई आपको लगातार घूर रहा हो, आपको पता चल गया, आपने देख लिया गलती से एक आध बार, या फिर आपने फिर दोबारा चेक करने के लिए देखा कि क्या वो अभी भी देख रहा है और वो तब भी देख रहा है, तो आप क्या करोगे? जो भी आप वहाँ करोगे ना, सेम आपको उसके साथ करना चाहिए। स्टाफ के जो मजनू होते हैं ना, वो सड़क चलते मजनुओं से अलग नहीं होते। सेम ट्रीटमेंट दो, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी इज्जत करने की, क्योंकि वो अपनी इज्जत उसी क्षण खो चुके होते हैं जब अपने साथ के स्टाफ की महिला को भद्दी नज़र से देखते हैं। ठीक। तो थोड़े से इस मामले में वोकल बनो, और जिसकी आंखों में आपको दिख रहा है ना कि अट्रैक्शन हो रहा है उन्हें आपकी तरफ से, इतनी झाड़ बन जाओ कि वो अट्रैक्शन वायरल बुखार की तरह फिर उतर जाए, तुरंत एकदम सही हो जाए। नेक्स्ट, दी मैं अपसेट रहती हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, पर बच्चा होने के बाद 10 साल से घर बैठी हूँ। अब कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, हस्बैंड भी ड्रिंक करते हैं, घर का माहौल ख़राब रहता है, फोकस नहीं कर पा रही कहीं पर भी। किसी एक पॉइंट से तो देखो आपको शुरू करना पड़ेगा ना। 10 साल का गैप हो गया तो ऑब्वियस है जो आप फील कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं है, तो आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो पढ़ाई के लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है तो जॉब के लिए रिज्यूम अपना दोबारा अपडेट करो, जगह जगह लगाओ, कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो जस्ट लिखो कि आपको एग्जैक्टली क्या करने का मन है और उसके लिए पहला स्टेप क्या आपको लेना पड़ेगा अब, और जस्ट उसको ले डालो, शुरू करो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। हस्बैंड की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बोलने से पहले नहीं सोचते, कुछ भी बोल देते हैं, कभी बीमारी, कल जीबी एंड मैनी मोर, वो बोल कर चले जाते हैं, मैं सोचती रहती हूँ। जब आप खुद कह रही हो कि वो बोलने से पहले सोचते ही नहीं हैं, तो जस्ट 1-2 बार जब सोचो तो खुद ही कह दो, अरे किसने बोला ये तो सोच ले, बस छोड़ दो उस चीज़ को। एक आदमी होता है कि वो बहुत कम बोलता है और आज उसने कुछ कह दिया, उसकी बात पे चिंतन मनन जायज़ है, लेकिन जो हमेशा ही बड़बड़ाता रहता हो, जाने दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। मेरी ननंद है, उसने 1 साल से कोर्ट मैरिज कर रखी थी और हमें पता ही नहीं था। अब पता चला है तो घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं कुछ कर ना दें, मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड बड़ा कलेश कर रहे हैं और मेरी ननंद कह रही है किसी ने कुछ किया तो मैं सबको बंद करवा दूँगी। मेरे हस्बैंड भी समझने को तैयार नहीं, प्लीज़ टेल मी कि मैं क्या करूँ।
आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बहुत जल्द आंसर करना इसका, कुछ नहीं होने का। अब आप कहोगे क्यों? देखो, जो आपके मतलब हस्बैंड हैं, उन्हीं की वो बहन है, दोनों बराबर की टक्कर के हैं और कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक अगर कमज़ोर पड़ रहा होता तो होता कि भाई कहीं ये कुछ करना दें। बाकी जब आपके पास बैठे हैं हस्बैंड तो बोलते रहो भाई उसकी लाइफ है, उसने कर लिया। अब आप अपना गुस्सा दिखाने को कुछ भी, भाई रिश्ता मत रखो, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। क्या ही कर लोगे? उसकी हुई हुई शादी तोड़वाओगे, उसे घर में रखोगे तो भी क्या फ़ायदा है, कहीं और करोगे तो भी क्या फ़ायदा है ना? और अगर उसने जेल में बंद करवा दिया तो फिर हमारा क्या होएगा? एक आध बार सारे जो भी वो करना चाह रहे हैं उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक आध बार बैठ के बस एक आध बार बात कर लो कि ठीक है, माना आपने ये कर लिया तो उससे ये होएगा, आपने ये करा तो इससे होएगा, इसके बाद क्या होएगा। एक बार बैठ के ढंग से बात कर लो, बाकी उन दोनों भाई बहनों पे छोड़ दो, कुछ नहीं होने का, सब सही हो जाएगा। ये बस थोड़े टाइम की टेंशन होती है, लेकिन जब दोनों ही बराबर के हो ना और भाई बहन हो, कुछ नहीं होने का। आपस में ही लड़ मर के वापस शांत हो जाएंगे। बहुत हुआ ना कुछ बुरा तो वो हो सकता है कि भाई रिश्ता ख़त्म कर लें बहन से कि निकल जाए यहाँ से, कुछ दिनों बाद वो भी सही हो जाएगा। तो आप कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लो मत, कुछ नहीं करने के। दी मेरी मदर इन लॉ और ननंद हमेशा हर एक बात हस्बैंड से मनवाने में लगी रहती हैं, अगर ना माने तो गुस्सा हो जाते हैं, मेरे नंदोई की बात मनाने का प्रेशर डालता है, बहुत परेशान रहती हूँ इस वजह से, क्या करना चाहिए? अगर आपके हस्बैंड भी इरिटेट हो रहे हैं इस चीज़ से तो कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। देखो, उन्होंने कोई बात बोली, आपने नहीं मानी तो क्या होगा? गुस्सा हो जा रहे हैं तो हो जाओ गुस्सा। किसी के गुस्सा ना होने के लिए आप कहाँ तक और क्या क्या करते रहोगे? दिक्कत तब होगी आपके हस्बैंड किसी भी हद तक जाके उन्हें मनाने में लगे हुए हैं, अब आप फंस रही हो कि आप कैसे रोकूं इन्हें, तो उसमें भी आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। आपके हस्बैंड को आप बोल ही सकती हो यही सेम चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि किसी दिन तो मना करोगे भाई, मांगे किसी की भी किसी भी रूप में, चाहे वो काम करवाने की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, कि मेरी हर बात माने, वो बढ़ती ही रहती हैं, ख़त्म कभी नहीं होंगी। और आपने जिस दिन तक करा उस दिन तक ठीक, जिस दिन एक बार मना करा उसी दिन पिछला सारा ख़त्म। इसकी टेंडेंसी होती है ये वाले काम की ना। तो आप अपने हस्बैंड से सिर्फ यही कह के उन्हें समझा सकते हो कि कब तक वो गुस्सा हो जाएंगे इस चक्कर में, आप मानो या ना मानो, अपने मन की बात हो ना हो, उनके मन की करते रहोगे, है ना। बाकी इतना कहने से रुक जाएं। और अगर आपके हस्बैंड भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं आपकी तरह कि यार मतलब जब तक मानो ना प्रेशर डालते रहते हैं, मत लो प्रेशर, मत करो, गुस्सा ही होंगे ना तो आज ही हो जाए। 4 साल 10 साल खचेड़ू बन के उनके पीछे फिरे रहो, करते रहो, उसके बाद फिर वो गुस्सा हो जाए, उससे बढ़िया आज ही गुस्सा हो जाए, आप फ्री। जब पति ही आपको ना समझे और आपके बच्चों के सामने आपका मजाक उड़ाए तो क्या करें? फीमेल का तो कहना ही क्या, क्योंकि उन्हें पता है इसका तो पति ही ऐसे नहीं समझता। मेरा बेवकूफ़ ना समझे कि 2 बेबी भी हो गए, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। शादी के 16 साल हो गए हैं, पति आर्मी में है, घर बनवाया, लेकिन दूसरों के लिए वो सारे काम करती हैं जिनसे मुझे दुख हो, मैं परेशान हो जाऊं। मेरे साथ गलत होने पर ना घर बोलो की साइड ही लेते हैं, घर वालों की साइड ही लेते हैं। आपको अपनी साइड खुद लेनी सीखनी होगी। ससुराल में या तो हमारा पति हमारी साइड से बोले, है ना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अच्छा पति हमारी साइड से क्यों बोले। भाई हमेशा ये होता है कि जब भी कुछ होएगा वो अपने घर वालों की साइड खड़ा होगा। अरे वो उसके घर वाले हैं, आप अब आई हो, लेकिन अब आपकी शादी को हो गए 16 साल। बात ये होती है कि शुरू में जो चीज़ हो जाती है सेट, वो आगे कंटिन्यू होती रहती है, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर हम गए हैं, माना कि हम अपने पति के भरोसे ही गए हैं एक नई दुनिया में, उसकी जिम्मेदारी है हमारा ख्याल रखना, दुनिया वालों से प्रोटेक्ट करना एज अ फैमिली। लेकिन जब बात उसकी फैमिली और आपके बीच में आ जाती है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे आप सोचो, जिसके साथ आप 27-28 साल रहे हो, वो ज़्यादा सगे आपके या जो अभी आपकी लाइफ में आया वो? और अगर जो अभी आया है आप उसकी तरफ झुक गए तो यानी कि जो पिछले 27-28 साल वाली जो बॉन्डिंग थी वो फीकी पड़ गई। तब कहीं ना कहीं आप इमोशनली कमज़ोर नज़र आते हो ना। तो
पति आपकी साइड नहीं लेता, उसका एक ऑब्वियस सा रीज़न है। अब हट मच्छर, अब जो पति अगर साइड नहीं ले रहा, अब हमारी गलत हो गई बात, हम भिड़ गए किसी भी बात पे, हमारे मतभेद हो गए, हमारी ज़ुबान कहाँ गई, हमारा दिमाग कहाँ गया, हम अपनी साइड खुद क्यों नहीं ले सकते। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मान के चलो कि पति भी उधर ही बैठे होंगे और अब आपको अपनी बात प्रूव करनी है, करो, कर दोगे अगर आप सही हो तो। गलत बात को प्रूव करना ही तो मुश्किल होता है, चिल्लाना, ये वो, रोना पिटना उसी के लिए ज़रूरी होएगा। अगर आप अपनी जगह सही हो तो आप कर दोगे प्रूव, ना दे पति साथ, आप अपने साथ खुद रहो ना। रही बात इसकी, बच्चों के सामने आपका मजाक उड़ाए, आप मजाक को मजाक की तरह लो ही मत, सीरियसली उसके जवाब दे दो 1-2 बार, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों के सामने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। उन्हें ये नज़र आना चाहिए कि मम्मी को इन्होंने बोला इनको जलील करने के लिए, मम्मी ने उस चीज़ को इस तरीके से हैंडल किया, तो आपको बड़ा ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक। तो आपके बच्चे देखेंगे ये चीज़, उनके सामने अगर आप उल्टा अपने पति को कुछ बोलोगी, मजाक उड़ाओगी उनका भी, शायद आपके बच्चों की नज़र में आपके पति की इज्जत उतनी ना रहे। ये एक टेंडेंसी होती है कि बच्चों के सामने पति पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, एक्चुअली वो दोनों ही नीचे दिख रहे होते हैं अपने बच्चों की नज़र में। तो हमें अपने बच्चों के सामने पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर दूसरा नहीं भी समझ रहा तो फिलहाल हम अपनी साइड से तो समझें। अब मजाक का तो ऐसे ही है कि उसको ग्रेसफुली लेना सीखो, या तो ऐसे रिएक्ट करो कि लगे ही ना कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, इंसल्ट फील ही मत करो, और अगर लग रही है इंसल्ट फील हुई है तो उसका फिर सीरियस शब्दों में जवाब दे दो, ठीक। और रही बात यह कि साइड नहीं लेते, ना लेने तो साइड, अपनी साइड खुद लो, जो आपको गलत लग रहा है अपने आप बोल लो, मुंह मत देखो कि कोई मेरी साइड लेगा। नेक्स्ट, मैम मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रही हूँ, मेरी शादी को 4 साल हुए। पहले मैं जब अनमैरिड थी तब मैंने घर में पैसे दिए सारे, और शादी होने के बाद ससुराल और पीहर दोनों में दिए, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पीहर में है। मैंने मेरी शादी का, डिलीवरी का सब खर्चा मैंने खुद उठाया। अब भी मेरे पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है 10 साल जॉब करने के बाद भी। आप बताएं मैं क्या करूं? आप कर लो सेविंग, अब तक नहीं करी तो। शादी भी हो गई, डिलीवरी भी हो गई, अब कर लो सेविंग। पूरी ना करो, थोड़ी कर लो, लेकिन कर लो, क्योंकि कितना भी भर लो पीहर को, कितना भी भर लो ससुराल को, जिस दिन रास्ते पर खड़ी होगी कोई देने नहीं आने का, तब यही लोग होंगे जो बता रहे होंगे इतने साल से कमा रही थी तूने करा क्या। समझ रही हो? तो अब तक नहीं करी तो अब कर लो सेविंग। नेक्स्ट, मैम मैं लास्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे मायका जाना चाहिए क्या गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहता है कि हर बार जाती है, इसलिए हम प्लॉट वगैरह नहीं ले पाते, बहुत खर्चा हो जाता है दिल्ली से नागपुर जाने में। मैं कोई भी इन लॉज नहीं है, ओनली माई हस्बैंड इज़ माई ससुराल, सब उन्हीं को करना पड़ता है। पर मेरी मम्मी जा कबा की आजा बच्चे घूम लेंगे, आजा बच्चे घूम लेंगे, मैं क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए ना। मुझे हंसी आ रही है अंदर अंदर ये बात सुन के कि नागपुर जाने में जितना खर्चा होता है उतने में प्लॉट आ जाता है। लॉजिक है इस बात का? कहीं से भी नागपुर जाने में कितने लाख खर्च हो जाएंगे कि प्लॉट आ जाएगा उतने में, कि हर बार वहाँ चली जाती है इसलिए प्लॉट नहीं लिया जाता? इसका क्या लॉजिक है? तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यही पूछो ना अपने हस्बैंड से कि मेरे वहाँ जाने में क्या कई लाख खर्च हो जाते हैं, प्लॉट क्या 2-4 हज़ार का आता है, लाखों में ही होती है ना प्लॉट की बात। तो नागपुर जाने ना जाने से प्लॉट लेने ना लेने का क्या लिंक है, ये नहीं मुझे समझ में आया। तो वो सीधे नहीं चाहते कि आप जाओ, लेकिन खर्चे वाली बात में तो कोई बात ही नहीं है, आपको जाना चाहिए भाई। साल में एक बार अगर जा रही हो तो इससे भी कम क्या जाएगा आदमी भाई। अगर पीहर है तो साल में एक बार तो बनता है जाना, तो जाओ और उनसे यही पूछो कि प्लॉट का मेरे इससे क्या है, कितने हज़ार खर्च हो जाते हैं। और अगर बात इतनी है खर्चे की कि उतने ही पैसे कम पड़ रहे हों, तो फिर आपको चाहिए कि साल भर थोड़े थोड़े पैसे अपनी मंथली सेविंग करते रहो, ताकि जब आपको साल में एक बार जाना हो ना तो उस वाले खर्चे के पैसे काफ़ी हद तक आप खुद ही जोड़ लो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब हमें पता है हमें साल में एक बार मोटा खर्चा करना है तो उसके लिए पैसे साल भर जोड़ भी तो सकते हो। नेक्स्ट, हेलो दीदी जी, ये बताएं मेरे पापा नहीं है, एक भाई कुछ खास नहीं कमाता बट फिर भी हर चीज़ में हर बात में ताने मारता है। एक सिस्टर और मदर भी किसी में ज़्यादा नहीं बनती, सब एक दूसरे को ताने देते हैं, काम का रोना है, पैसे का रोना है। मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, मुझको सबको
मुझे सबको बहुत उम्मीद है, पैसे भी कमाओ, घर का काम करो, संस्कारी बनो, चुप भी रहो। मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे माहौल में कैसे जिएं बताएं आप। सब एक दूसरे को बोझ समझते हैं, भाई सबसे बड़ा है, हम लोगों पे हाथ भी उठा देता है। बड़े भाई पापा जैसे होते हैं, ये तो इंसान भी नहीं है। मैं, मेरी बहन और मम्मी सब इससे दुखी हैं। देखो, एक फेज़ है लाइफ का, और सब कहते हैं ना कि पैसे रिश्तों से बड़े होते हैं। जो ऐसा मतलब पैसे रिश्तों से बड़े नहीं होते, रिश्ते ज़्यादा बड़े होते हैं ना। लेकिन मेरा मानना है कि पैसे गुजारे बसर लायक जब हों तभी आपके रिश्ते भी सही रहते हैं। नहीं तो मैंने देखा है पैसों की कमी के चलते खून के रिश्तों को दरकते हुए। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है ना, मेन ये है कि घर में पैसे नहीं है, इसलिए एक दूसरे को देख देख के किलस रहे हैं। वो फैमिली बॉन्ड ये वो सब तेल लेने चला गया, क्योंकि ये लग रहा है कि अगर 4 की जगह 2 होते तो शायद हम अच्छा जीवन जी लेते। ये वाली सोच आ जाती है। तो अभी आप पढ़ रही हो, जितना आपकी पढ़ाई के साथ आसानी से हो सकता है उतना सपोर्ट कर लो, और जो कलेश घर में चल रहा है उसको मान के चलो कि फेज़ ऑफ द लाइफ है। आप लड़की हो, आज नहीं तो कल शादी करके दूसरे घर जाओगी। लड़कियों के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है, उनके पास लाइफ में दूसरा मौका आता है। उनकी लाइफ स्विच होती है, जहाँ पर कई की अच्छी तरफ हो जाती है, कई की बुरी तरफ हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने फर्स्ट हाफ में इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के गए हो तो सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत चीज़ें गड़बड़ होती भी हैं ना, तो भी आप संभल जाते हो। तो आप अभी जो हो समझ के चलो कि अभी आपका स्ट्रगल का दौर चल रहा है। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, बहरे बन जाओ। उधर से जो कलेश हो रहा है आपस में, वो तीनों क्या कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपसे उम्मीद है, यानी कि आप में टैलेंट है, तो आप करते रहो अपना काम। बाकी थोड़े थोड़े पैसे अपने जोड़ते भी रहो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। देखो, आप खुद को भी बेच के लगा दोगे ना ऐसे घर में, तो भी पूरा नहीं पड़ने का। थोड़े थोड़े पैसे अपने लिए जोड़ती रहो, पढ़ती रहो, कुछ बन जाओगी, शायद इनके लिए ज़्यादा कुछ कर पाओगी। नेक्स्ट, दी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, उनकी पढ़ाई भी सही से नहीं चल पा रही, हस्बैंड भी काम नहीं कर रहे, हमारा काफ़ी पैसा प्रॉपर्टी डीलिंग के चक्कर में फंसे पड़े हैं, ससुराल में रहते हैं, सुनना ही पड़ता है तो कुछ कह भी नहीं सकते, मेरे भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, अब देवरानी भी आने वाली है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन कितना कहें। अगर हम कुछ करना चाहें तो फैमिली में ये भी अलाउ नहीं। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, प्लीज़ रिप्लाई करना, हम वेट कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं सही चल पा रही, ये नहीं समझ में आया। चलो, पैसे तो वहाँ फंस रहे हैं, या तो कोचिंग वगैरह नहीं करा पा रहे आप। देखो, अब इसमें जो है आपकी पैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में फंसे हुए हैं। अगर पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, आपके हस्बैंड जो कर सकते हैं ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप कमाने की स्थिति में हो, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे आप कर सकते हो, तो अब आप जो ये कह रहे हो ना कि करना चाहें तो फैमिली अलाउ नहीं करती, तो या तो वो फैमिली भरे हमारे, जो हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे एक कमाई से, या तो वो उन कमाइयों को पूरा करे कि भाई ये लो, हम दे रहे हैं पैसे, तुम नौकरी करने नहीं जाओगी, ये रहे तुम्हारी तनख्वाह के बराबर के पैसे, या तो इतने सेठ बन जाओ, या फिर मना मत करो, फिर जाने दो कमाने, क्योंकि पैसों के काम पैसों से ही होते हैं। किसी के घूंघट रखने से, किसी की इज्जत करने से, किसी की हाजी हूजी करने से रिश्ते चल जाएं, घर नहीं चलता। तो जो काम पैसों से होने हैं वो पैसों से ही होंगे। तो आप कमाने के लिए निकलो। अगर बात सारी यही है कि पैसे कम हैं इस वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो पैसे कमा सकती हो तो कमाओ। अलाउ नहीं कर रहे, कौन होते हैं अलाउ करने वाले? वो सीधी बात, हमारा काम है, हम कमाने जा रहे हैं, जो हमारे हिस्से का काम है हम करके जा रहे हैं, आने के बाद भी कर रहे हैं, फिर भी अलाउ नहीं कर रहे। क्यों नहीं अलाउ कर रहे भाई? वो तो हम अपनी मर्जी से अपने डबल शिफ्ट लगा रहे हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर टाइम एक रामू काका नहीं मिलेगा वो कि जी हर टाइम छींकते ही रुमाल, प्यास लगते ही गिलास में पानी, अरे इतना करके खाना पड़ेगा, इसलिए मना करते हैं सब। अलाउ नहीं वाली बात यही होती है। दूसरी चीज़ क्या है, एक प्लस पॉइंट है, आपकी देवरानी आने वाली है, घर के काम में एक हाथ बटाने वाला आ जाएगा, तो नौकरी पकड़ो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारो, शायद उसकी वजह से अगर सारी दिक्कतें हो रही हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, आप मेरी बड़ी बहन हो,
थैंक यू जी। मेरी ससुराल में मेरी 2 नंदें हैं, दोनों मुझसे छोटी हैं, दोनों की शादी हो गई, बट मैके में ही ज़्यादा रहती हैं। मेरी सास उनकी ही सुनती है। अपना घर होते हुए भी हम 14 साल से बाहर रहते हैं रेंट पर। पति जब भी घर की बात करते हैं, मेरे ससुर कहते हैं कि मरने के बाद सब कुछ तुमको मिल जाएगा। मेरी 3 बेटियां हैं, मैंने अभी नेट क्वालिफाई किया है, जब देख रही हूँ। और प्लीज़ दी बताओ मैं क्या करूँ। मेरी सास प्रॉपर्टी का कुछ भी हमें जीते जी नहीं देना चाहती, सब कुछ छोड़ दूँ ना, अपना करूँ कि बात करूँ। प्लीज़ दी सजेस्ट मी व्हाट टू डू। बात कर चुके हो, वो कह रहे हैं कि आपको दे देंगे मरने के बाद, आपका ही है, ठीक है। उनकी बात पे विश्वास कर लो, पूरी हो ना हो वो समय बताएगा। आप कमा रहे हो, अगर मान लो 4 करोड़ की भी मैं तो कहूँ प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, आपने अगर 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की एक और प्रॉपर्टी बना ली, या 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बना ली, तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। और अगर वहाँ से नहीं मिला तो कम से कम आपके पास कुछ होगा। भाई अगर मान लो मेरे माता पिता मुझे कुछ देना चाह रहे हैं कि बेटा तेरे हिस्से में हम ये देंगे, जब हम मर जाएंगे तो ये मकान तेरा, या दुकान तेरी, तो उसमें ये कहाँ से आ गया कि मैं अपना कुछ नहीं खरीद सकती। मिलेगा, अच्छी बात है, मिल जाएगा, अपना तो जोड़ ही सकते हो। जो दादा लाई प्रॉपर्टी है, अगर उसमें हम कमा के कुछ और जोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो आप अपना जो भी बनाना चाहो, नहीं भी बनाना चाह रहे ना, मैं तो कहूँ बनाओ। क्योंकि जो कंडीशन है, मान लो नहीं मिला कुछ, फिर क्या करोगे? तब बुढ़ापे में सोचोगे अब घर बनाना है, प्लॉट लेना है, तो फिर आप वो कुछ कहें कि जी क्यों बना रहे हो, जो आप बता रहे हो कि जी मरने के बाद सब आपका ही है, कि हाँ पापा जी वो तो पता ही है, मेरा ही है, लेकिन आप जो भी दोगे, मेरा भी तो फ़र्ज़ है मैं उसमें कुछ बढ़ाऊँ। बस ये बोलो, अपनी प्रॉपर्टी शुरू करो खरीदनी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं बेसिक में। हस्बैंड का स्कूल विलेज में है, सिटी से 35 किलोमीटर, मेरा 8 किलोमीटर। अभी हम लोग सिटी में रेंट पर रहते हैं। बच्चा 3.5 साल का है। हस्बैंड कहते हैं ससुराल में ट्रांसफ़र ले लो, इनके स्कूल के पास ही विलेज में, बिकॉज अप डाउन में प्रॉब्लम होती है और बच्चे को देखने वाला भी कोई नहीं। बट ससुराल में सास अच्छे से बिहेव नहीं करती, देवरानी से कंपैरिजन करती है, वहाँ बच्चे के लिए स्कूल भी अच्छे नहीं है। मैम प्लीज़ बताएं क्या मुझे विलेज में ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए या नहीं। अब देखो, ये होती है विकट स्थिति, जहाँ आपके घर वाले सो कॉल्ड देखने वाले हैं बच्चे को, वहाँ आपकी लाइफ सफोकेट हो जाएगी। और यहाँ रहोगे तो यहाँ बच्चा सफ़र कर रहा है। अब इसमें या तो बच्चे को दिन भर के लिए, अब 3.5 साल का है, वो स्कूल जाने लगेगा, है ना, तो उसके स्कूल की टाइमिंग जल्दी की होगी, आप पहुँचोगी लेट। उतने बीच के जो घंटे हैं वो करने की बात है। तो कोई आपके घर आके रह ले, ससुराल से कोई नहीं आ सकता, आपकी मम्मी अगर आ सके, है ना, या फिर कोई ऐसा पड़ोसी जिस पे आप भरोसा कर सको, क्योंकि बात अब कुछ घंटों की है ना। तो अगर आपको लगता है वहाँ पे जाके आपकी लाइफ सफोकेट हो जाएगी और बच्चे की पढ़ाई भी आगे नहीं सही होएगी, तो मत जाओ, है ना। क्योंकि हस्बैंड अपनी जगह सही कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक जाएगा, लेकिन जो आपकी मानसिक स्थिति वहाँ पे जाके ख़राब होगी उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर रह के पहले एक अच्छी सी व्यवस्था खोजो कि इस बीच के लिए ये जो घंटे बचेंगे, इसमें मेरे बच्चे के लिए कौन इसका ध्यान रखेगा। सबसे आखिरी ऑप्शन होता है कि स्कूल ले जाना, लेकिन फिर वो अपने स्कूल भी अब जाने लगेगा, बड़ा हो गया, तो उतने घंटे के लिए आपको कुछ अरेंजमेंट करनी है, फिर आप मज़े से यहाँ पे रह सकती हो। अगर कोई आदमी सिर्फ घूरता रहे, कुछ बोले नहीं, इशारा भी ना करे, और हस्बैंड बार बार बोले कि ये तुम्हें क्यों देखता है, तब क्या करें? अगर इतने गट्स हैं तो जो घूर रहा है एक बार जाकर उससे पूछ लो कि क्या खाएगा या कुछ चाहिए, कुछ बात करनी है भाई साहब आपको, या तो आप उससे जाके सीधे पूछ लो। नहीं पूछना है, दैट्स ओके। हस्बैंड पूछ रहा है तुम्हें क्यों देखता है, हाउ कुड आई नो, सिंपल। जब आपको पता ही नहीं तो आपको यही तो बोलना है कि मुझे कैसे पता होगा मुझे क्यों देखता है, जाके उससे पूछ लो, बात खत्म। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी नंद जब भी आती है मेरे कामों में कमी निकालने लगती है, बोलती है कुछ नहीं है, जैसे झाड़ू पोछा करने लगेगी, कभी कभी ओनली तो इतना कचरा निकाल देगी, बेड होकर हटाकर, सोफ़ा हटाकर, सारा सामान हटाकर, ये दिखाती है कि मैं अच्छे से नहीं करती। जब वो आती है घर का बहुत काम बढ़ जाता है, मैं उसमें लगी रहती हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ। तो यार देखो, अब तुमने बेड के नीचे कूड़ा जमा कर रखा है, वो अगली निकाल रही है आकर, तो तुम उसमें भी उसकी कमी निकाल रहे हो हैं,
क्यों वो तुम्हारी कमी को पॉइंट आउट कर रही है जो एक्चुअली हो रखी है। तो उसमें बुरा मत मानो। आपके पास एक्सक्यूज़ है कि भाई बच्चा छोटा है इसलिए आप नहीं कर पा रही, तो अच्छा है ना आपकी नंदा के यहाँ। देखो ना कमेंट में रोए पड़े हैं लोग कि आती हैं काम नहीं करवा रही हैं, आपकी तो आके काम बेचारी कर रही है, उसमें कमी क्या हो रही है, आपसे बेहतर कर रही है इसलिए आपको इन्फीरियर लग रहा है। वो कूड़ा अगर आप निकाल देती, वो घुस के देखती सब साफ है। तो इसमें मेरी उसको कोई गलती मैं देना नहीं चाहूँगी नंद को। वो जस्ट चाहे वो आपको नीचा दिखाने के लिए ही कर रही है, लेकिन एक दिमाग से सोचो, आपका काम ही करके जा रही है ना। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब वो निकाल रही है कूड़ा कि देखो सही, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप अच्छा नहीं करती, मुंह से नहीं बोल रही, आपको उल्टा मुंह से बोल देना चाहिए कि अरे दीदी अच्छा हुआ आप आ गई, आपने कितना साफ कर दिया, मेरा तो हो ही नहीं पाता, इसके चक्कर में मुझसे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, आप ना आती तो ये पता नहीं और कब तक सड़ा रहता, थैंक यू। इतना अगर आप अपनी ईगो साइड में रख के उसको बोल देना तो अच्छा लगेगा आपको भी उसे भी। दी मैं आपके सारे एपिसोड देखती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 3 जेठानियाँ हैं, सबके पास बेटे हैं, हमेशा ताना देती हैं, सास भी पति का ब्रेन वॉश करती है, पति भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरा सारा गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलता है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनको मारने के बाद दुख भी बहुत होता है, क्या करूँ। बच्चों को क्यों मार रही हो तुम भाई, बच्चों को क्यों मार रही हो, मेरे को ये नहीं समझ में आया। मेरे बेटा नहीं है, मेरे पति का ब्रेन वॉश कर दिया, मेरी जेठानियों बेटे हैं, तो फिर तो इसमें उन्हें क्यों मार रही हो, उन पे क्यों गुस्सा आ रहा है। वो थोड़ी अपने आप से लड़की बन के आई हैं, और क्यों तुम अपने पे गुस्सा करोगे। भैया इस मामले में देखो जिद तो चलती नहीं, लेकिन अगर गुस्सा आ भी रहा है, दुख हो भी रहा है, तो वो गुस्सा सास पे आना चाहिए, जेठानियों पे आना चाहिए जो ताने दे रही हैं या एटीट्यूड दिखा रही है। उसमें अपने बच्चों को क्यों मार रही हो, मेरी ये नहीं समझ में आया। तो ये तो बेकार की बात कर दी आपने। अब इसमें होने दो, ब्रेन वॉश होता है उनका, होने दो। जब आपके पति भी आपसे बहस करें कि नहीं बेटा होना चाहिए, बेटा नहीं है, क्या करें क्या करें, कि ना बेटे के चक्कर में अगर मैं ना रही उस सिनेरियो में सही रहोगे क्या, या फिर अगली और बेटी हो गई तो क्या ठीक रहोगे। तो ले भी ले चांस, चलो पालने के लिए है गुंजाइश, इतनी कमाई, बेटे के लिए राजपाट जोड़ रखे हैं, जिसके लिए वारिस ना मिला तो संतुलन सूखी रह जाएगी। तो बातों के जरिए जब वो वहाँ से ब्रेन वॉश होके आ रहे हैं, तो ब्रेन वॉश तो आप भी कर सकती हो, सीधी सी बात है। अगर एक आदमी इतने कच्चे कानों का है कि इसने कुछ कहा और वो सुन गया और उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो आप भी कुछ कह दो, वो आपके हिसाब से रिएक्ट करने लगेंगे, सीधी सी बात है। तो किसी की बातों में आके अपने घर की सुख शांति नहीं खराब करनी। अगर पता है पति वहाँ से भरे हुए आएंगे, शांत रहो, जो कहें सुन लो, मूर्त बन जाओ, कुछ रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं। और भूल के भी आज के बाद इस बात के ऊपर अपने बच्चों को मत पीटना। सुनीता जी, मैं बैंक में एक बड़ी पोस्ट पर काम करती थी, घर आकर भी काम करना पड़ता था, बेटे पर भी ध्यान नहीं देती थी, पर अब सास से बहुत लड़ाई हो रही है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ। मतलब जॉब छोड़ दी? जॉब क्यों छोड़ दी भाई, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बाद में यही होता है। जॉब छोड़ दी ये मलाल भी रहता है, और जिनकी खुशी के लिए छोड़ी थी वो फिर भी खुश नहीं होते, दोनों हाथ खाली हो जाते हैं। तो अगर जॉब वापस पकड़ सकती हो तो जॉब पकड़ो, और घर में काम के लिए मेड लगाओ। जिसको लगे मेड नहीं लगानी उसको अपना काम खुद करने दो, जितना फिर उन बचे हुए घंटों में हो सके वो हो सके। और अपने बच्चे के लिए घड़ी से मिला के 1 घंटा भी नहीं निकल रहा तो आधा घंटा ज़रूर निकालो, वो गिल्ट भी दूर हो जाएगी कि जी मैं काम की वजह से अपने बच्चे को नहीं देख पा रही। तो जॉब अगर मिल सकती है तो वापस पकड़ो, नहीं तो ये लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। मैम, मैं एक ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ सिर्फ एक कमरा मुझे मिला है, और मैं सरकारी टीचर भी हूँ। मेरे हस्बैंड एक 60 लाख की ज़मीन लेने को कह रहे हैं लोन पर मैं लेना नहीं चाहती, वो दुकान के लिए है, और मैं एक दूसरी ज़मीन घर के लिए चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ पहले एक घर बने और मैं एक अच्छे घर में रहूँ। क्या मैं सही सोच रही हूँ? बाद में बच्चों की पढ़ाई हो। और आपके हस्बैंड क्या कह रहे हैं? दुकान के लिए। अब दुकान के बाद पैसे कितने आएंगे, एक तो ये पॉइंट है। हो सकता है वो दुकान के बाद इतने पैसे आए कि आप उससे एक, अब जितना घर लोगे उससे बेहतर घर ले सको, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो दुकान के जो पैसे हैं वो लगाने के बाद वो दुकान भी कभी साझे में आने वाली हो, आपके हाथ पल्ले कुछ ना लग रहा हो, जो मोस्टली केसेस में होता है,
तो फिर ये है कि पहले आप जो सोच रही हो वो करो, घर बनाओ। तो बैठ के सोच लो कि जो वो दुकान आएगी उससे क्या बेनिफिट होने वाला है और किसका। अगर होने वाला है आपका, तो ऑब्वियसली अगर आप अभी 1 करोड़ का घर या 80 लाख का घर सोच रहे थे या 70 लाख का घर सोच रहे थे या 60 का घर सोच रहे थे, तो जो दुकान से बिजनेस से पैसे आएंगे, आप 2-3 साल बाद हो सकता है आपके हस्बैंड की प्लानिंग हो कि उससे बड़ा ले पाएंगे। तो पहले एक बार खुल के बात कर लो अपने हस्बैंड से कि वो दुकान जो पड़ेगी उसमें आप कितने महीने के लिए, कितने सालों के लिए किस्तों में बंध जाओगे और उससे अर्निंग क्या होनी है। सपोज़ करो जो आपकी लोन की जो किस्त बैठेगी, अगर उसको काटने के बाद भी उस दुकान से जो अर्निंग होगी वो है अच्छी खासी, तो फिर दुकान ऑप्ट कर लो भाई। 2 चीज़ हो जाएंगी फिर, है ना। घर 2 साल बाद बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पहले घर बना लो। आखिरी सवाल आज का पेरेंटिंग को लेकर। मैम, मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है 7 अप्रैल को। काफ़ी ज़िद्दी है, जो चाहिए मतलब चाहिए, मोबाइल हो या दूसरे के खिलौने या कुछ भी। तो मैं आजकल उसके ऊपर हाथ उठा देती हूँ, मैं कैसे संभालूँ? प्लीज़ रिप्लाई। उसके ऊपर ना हाथ मत उठाओ, लेकिन उसकी बात मत मानो, बस इतना ही करना होता है। मान लो उसने कहा मुझे फ़ोन चाहिए, आपने कहा नहीं नहीं मिलेगा, उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने हाथ उठा दिया। बस आखिरी स्टेप रोकना है, आप हाथ मत उठाओ। चिल्ला रहा है, चिल्ला लेने दो। ज़मीन पर लेट रहा है, लेट लेने दो। चीख रहा है, चीख लेने दो। अपने बाल नोच रहा है, नोच लेने दो। आपके बाल नोचे, हाथ पकड़ के अलग कर दो। अहिंसात्मक जो गांधी जी वाला होता था ना रवैया, ऐसा ही होगा आंदोलन कि तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, कहेंगे भी तुम्हें कुछ नहीं, हाथ भी नहीं उठाएंगे, डांटेंगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सिंपल हमें ये करना होता है। और जब 1 या 2 बार 3 बार जब बच्चा देख लेता है ना कि मेरे किसी भी टेंट्रम का असर नहीं हो रहा, यकीन मानो वो करना छोड़ देता है। इस एज के लिए तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं निकल चुकी। ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब आप बच्चे की अनर्गल बातों पे उसकी ज़िद को तवज्जो नहीं देते, उसके तमाशा करने के बाद उसकी मांगें मानी नहीं जाती, तो उसको समझ में आ जाता है कि तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। जो इन्हें देना होगा वो बिना तमाशे के भी देंगे, जो नहीं देना वो तमाशा करके भी नहीं देंगे। तो आपको ये चीज़ अपने बच्चे में समझानी पड़ेगी। मारने से कुछ नहीं होने का, क्योंकि अभी 3 साल का, 3.5 साल का है, 6 साल का है, पीट लोगे, 10 साल का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, फिर क्या करोगे? पीटना हल नहीं होता ना। इतने छोटे बच्चे को क्या, बड़े को क्या, वो वही है कि चलो एक्सट्रीम गुस्सा आ गया, आपने कभी कर दिया। लेकिन जब वो हर दूसरी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, तो सिर्फ यही एक उपाय है, असहयोग आंदोलन। नहीं, अपने नहीं पे अड़े रहो बस। तो ये थे एपिसोड 74 के 148 कमेंट्स, जिसमें से अब मैं बताती हूँ मैंने छोड़े कितने हैं। 2। बाकी या तो एक दूसरे के कमेंट्स थे या तारीफ़ें थी, जो भी था मैंने सबको पढ़ लिया है, जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई छूट गया हो, पता नहीं कैसे छूटा होगा फिर वो। मतलब पर्पज़ली मैं एक भी नहीं छोड़ रही, मैं आपको सही बताऊं, कोई भी नहीं छोड़ रही पर्पज़ली। सिर्फ वही क्वेश्चन छूट रहे हैं जो एक्सट्रीम लंबे हैं या जो बिल्कुल रीडेबल नहीं है, इतनी गलत स्पेलिंग है, ठीक है। और अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लगती हो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो। आपको कैसा फ़ील हो रहा है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं यहाँ सबके पढूँ ना पढूँ, मैं खुद सारे पढ़ती हूँ, ठीक। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, अगर उनको, जो लोग अभी पिन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 करके कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में लिख सकें, जैसे सपोज़ करो ऑफिस के मजनू वाला था तो स्टाफ के मजनू, ऐसे थोड़ा सा हिंट सा लिख के देन उसका टाइम स्टैम्प बनाओ ना, तो ढूंढने वाले को एग्जैक्ट पता होगा कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा नंबर है। वो और इजी हो जाएगा और बहुत अच्छा सबके लिए हो जाएगा अगर कोई कर सके। पिन मैं लगातार कर रही हूँ, जो लोग भी टाइम स्टैम्प बनाकर भेज रहे हैं, थैंक यू सभी की तरफ से, है ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 75 के जवाब लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।